गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आप सब ठीक ही होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। हम रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर रहे थे और रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य मुख्य चीज़ों का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज हम उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। साथियों, हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। आप भी घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं और हम भी आप लोगों से बगैर मिले बोर हो रहे हैं, लेकिन एक माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि आपका ये समय व्यर्थ न जाए। आज आप इन प्रश्नों के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहला क्वेश्चन दिया है, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग। अब विकल्प भी है, एनीमिया, ल्यूकीमिया, जॉन्डिस, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, यानी एनीमिया। एनीमिया होता क्या है इसको देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं रक्त अल्पता। अब बच्चों, ये भी बड़ा क्लिष्ट वर्ड है या क्लिष्ट शब्द हम कह सकते हैं हिंदी का। आमतौर पर समझ में नहीं आता है कि रक्त अल्पता है क्या। तो बिल्कुल अपनी भाषा में, जैसा कि हम कहते हैं कि आसान भाषा। देखिए, होता क्या है, टीचर मुझसे बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हैं और आपको पढ़ा भी रहे होंगे, आप सब्सक्राइब भी किए होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे को कौन से शब्द की इस समय जरूरत है। तो देखिए, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता होता है बेटा खून की कमी। अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी। एनीमिया का मतलब हुआ खून की कमी। अगर कभी दे देता है कि निम्नलिखित में से किसके कारण रक्त अल्पता होता है, तो जवाब आसानी से हो जाएगा कि सर आरबीसी की कमी के कारण रक्त अल्पता होता है। अब देखिए, एक पॉइंट और आ जाता है, आमतौर पर मनुष्य में लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए, जब आप लौह तत्व की कमी कर देते हैं तो आप में खून निर्मित होने की प्रक्रिया में कमी आ जाती है, जिसे आप एनीमिया बोलते हैं। तो ये भी हमारा प्रश्न सॉल्व। चलो अब बात कर लेते हैं कि रक्त का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन कहलाता है। देखिए सर, ऑन्कोलॉजी, हीपैटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एक एक पॉइंट को आप कवर करिएगा। देखिए, आपके सामने ये चार तो हो ही गए और हर टॉपिक पे मैं आपको जब भी प्रैक्टिस कराता हूँ तो किसी ना किसी अध्ययन से जुड़ी हुई चीजें बताता हूँ। अगर आप क्लस्टर बनाना चाहेंगे तो 20-25 का क्लस्टर आसानी से बन जाएगा। फिर मेरी ये गारंटी होगी कि उन 20-25 में से कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगी। देखिए, तो ऑन्कोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। ऑन्कोलॉजी क्या होता है, इसमें कैंसर का अध्ययन होता है। हिपैटोलॉजी क्या होता है, इसमें यकृत का अध्ययन होता है। हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है, जबकि नेफ्रोलॉजी में आपके वृक्कों का अध्ययन होता है, आपकी किडनी का अध्ययन होता है। तो हीमेटोलॉजी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए बात करते हैं रक्त होता है, यानी रक्त को अगर हम पीएच वैल्यू पे रखें, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात अगर हम करें तो इसमें आपको मालूम है 7.3, 7.4, यानी अगर 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय हो जाएगा और 7 से नीचे है तो अम्लीय हो जाएगा, और अगर वो 7 है तो उदासीन हो जाएगा। अब हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं, वो तुरंत गेस कर गए, जी हाँ बिल्कुल ये क्षारीय होता है। अब क्षारीय होने के कारण भी आपसे पूछा जा सकता है, क्षारीय होने के कारण भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत इसमें बचेगी। नेक्स्ट पॉइंट चलिए अब देख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्षारीय। कह रहा है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। आओ जिसे आप जानते हो उसकी बात कर ले। आपने पढ़ रखा है विटामिन को, ठीक है, आपने पढ़ रखा है हिपेरिन को, बिल्कुल। तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, क्योंकि हिपेरिन एक प्रोटीन है और मैंने आपको बताया था कि रक्त वाहिकाओं में थक्का नहीं बनने देती।
क्लियर। विटामिनोलॉजी के अंतर्गत, लॉजी लगा है तो अध्ययन का मतलब हुआ, विटामिनोलॉजी के अंतर्गत हम विटामिनों का भी अध्ययन करते हैं, यानी विटामिन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन, अगर आपसे कहा जाए मनुष्य के शरीर का रक्त कैसा होता है, तो आपका जवाब होता है लाल होता है। क्या जवाब देंगे? लाल होता है। किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन सर नीला रंग प्रदान करने का कारण होता है हीमोसाइनिन, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं ये हीमोसाइनिन एक प्रकार का वर्णक है। तो ये भी नहीं हुआ, तीनों नहीं हुए, तो चौथा बचा कौन सा? हीमोपोइसिस। कौन सा आंसर बच गया हमारा? हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे कोई पूछ लेता है रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपका जवाब हो जाएगा हीमोपोइसिस। नेक्स्ट, रक्तदाब की खोज किसने की? देखिए हेल्स, वीनर, हार्वे, लैंडस्टीनर, ये तीनों नाम आपके पड़े हुए हैं। लैंडस्टीनर, वीनर और हार्वे, ये तीनों पड़े हुए हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक, और अगर हम बात करें रक्त समूह की, तो लैंडस्टीनर का नाम आता है। तो वो सारी चीजें आप कवर कर चुके हो। हेल्स, आपका बचता कौन सा है? हेल्स, यानी रक्तदाब की खोज किसने की? हेल्स ने। अब देखिए रक्तदाब को मापा किससे जाता है? इस्फगमो मैनोमीटर, इस्फगमो मैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। तो ये भी हमारा पॉइंट क्या हो गया? क्लियर हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो हेल्थ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, रक्त का थक्का ज्ञात करने के लिए कौन सा आइसोटोप प्रयुक्त होता है? अगर मेरे बच्चों आपने इसको नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। समस्थानिक, समस्थानिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार इन आइसोटोप्स का उपयोग आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपकी नेक्स्ट क्लास मैं समस्थानिकों से जोड़कर पढ़ा दूंगा, जिससे आपके पास बहुत सारे समस्थानिक पहुंच जाएंगे। और लगभग अगर हम 15 या 20 कर लेते हैं इनको, तो फिर ये भटक कर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा यही दिखाने का काम मैंने किया है। देखिए, रक्त का थक्का ज्ञात करने के लिए कौन सा आइसोटोप प्रयुक्त होता है? तो जो हमारा आयोडीन 131 है, इसका प्रयोग हम ब्रेन ट्यूमर के लिए करते हैं, थायराइड कैंसर के लिए करते हैं, नहीं होगा। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग होता है। सोडियम 24, जी हाँ बिल्कुल, सोडियम 24 का प्रयोग हम रक्त का थक्का ज्ञात करने में करते हैं। मान लीजिए किसी भी धमनी में अगर आपका ब्लड ब्लॉकेज होता है, तो फिर हमें वो ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करना होगा? सोडियम 24 का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार से आपका आर्सेनिक 74 होता है, जो ट्यूमर ज्ञात करने में सहायता प्रदान करता है। चलिए, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो बच्चों रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है कणिकाएं। जब आपसे पूछ ले रक्त समूह के कितने भाग होते हैं या रक्त समूह के प्रकार कितने होते हैं, तो वो 4 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे रक्त पूछ रहा है तो 2, और मैं गारंटी लेता हूं बच्चा बड़ी आसानी से आंसर लगाता 4, जो कि उसके द्वारा किया गया सही, क्योंकि टीचर हमेशा उसे पढ़ाते हैं। रक्त 4 प्रकार का होता है, रक्त 4 प्रकार का होता है, पर इतनी बात पर हम गौर नहीं करते और ना ही हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि रक्त का निर्माण 2 भागों से मिलकर हुआ है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दी जाए तो शेष भाग, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दी जाए तो शेष भाग क्या कहलाता है? देखिए, WBC बिल्कुल नहीं कहलाएगा, ग्लूकोज नहीं कहलाएगा, हिपेरिन प्रोटीन होती है, मतलब ही नहीं सर, सीरम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्लाज्मा के लिए पूछ दिया जाए कि रक्त से आरबीसी निकाल देने पर शेष क्या बचता है, तो सर फिर वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। बहुत अच्छे, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए, हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की गणना की जाती है। आरबीसी की गणना, आपके शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी है उसे ज्ञात किया जाता है हीमोसाइटोमीटर से। बहुत ठीक है, आओ बात करते हैं आरबीसी की खोज किसने की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी की खोज किसने की? तो देखिए, एक न्यूटन का नाम आया, एक गोल्डस्टीन का नाम आया और एक विलियम हार्वे का नाम आया सर, लेकिन आपका जो सही जवाब है वो एंटोनी लीवेनहॉक है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
प्लाज्मा का रंग पीला होने का कारण क्या है? मैंने बिल्कुल सही विकल्प आपको दिए हैं। देखिए ये सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। आपने लाइपोप्रोटीन भी पढ़ रखा है, बिलिरुबिन भी पढ़ रखा है, बिलिवर्डिन भी पढ़ रखा है, ग्लाइकोप्रोटीन भी पढ़ रखा है। लेकिन अब कंफ्यूजन आपको होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बिलिवर्डिन जो है वो भी एक रंजक की तरीके कार्य कर रहा है, और जो आपका बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन, ये दोनों रंग प्रदान करते हैं। और आपको मालूम होगा एक तत्व और होता है जिसे आप मेलानिन बोलते हैं, ये भी रंग प्रदान करने का ही कार्य करता है। तो ये 3 कारक हमारे हो जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था प्लाज्मा का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो सर याद रखिए बिलिरुबिन पीतवर्णक होता है, और इसकी अधिकता के कारण ही जॉन्डिस नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी इस रंग से रिलेटेड पॉइंट आ जाता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो सर वहां पर आपको जवाब देना होगा यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सही जवाब आपने बताया, बढ़ती है। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेंशन शब्द प्रयुक्त होता है। तो हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है उच्च रक्तदाब में। जब आपका रक्तदाब अधिक हो जाता है, 120/80 mmHg से ऊपर हो जाता है। आमतौर पर WHO के अनुसार, मैंने आपको बताया भी था कि जो रक्तदाब होता है वो 140/90 mmHg रखा गया है। अगर इससे एबव जाता है तो वो हाइपरटेंशन होता है। सर ध्यान रखिए। ठीक है, अब लास्ट के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सोते समय आरबीसी की संख्या, देखिए सोते समय सदैव आरबीसी की संख्या घटती है। ठीक है, जबकि विकल्प में दिया गया है घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा घटती है। अब देखो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही या जो चीजें आप नहीं कर पाए हो, जो चीज आप जिसके विषय में आप ज्यादा डिटेल जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर उसे छोड़ दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो अभी तक ये सारी चीजें हमारे क्लियर हो गई। अब देखिए हमने कंकाल तंत्र को पढ़ लिया है, कंकाल तंत्र के बाद रुधिर परिसंचरण तंत्र को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहने वाली है पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के साथ में श्वसन तंत्र। इन तंत्रों को निपटाने के बाद में फिर हम वन लाइनर अप्रोच पर पहुंचेंगे, और तब आप देखिएगा आपकी बहुत सारी चीजें बायोलॉजी में कवर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।